स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको अब प्रतिदिन 3 स्पीड में डिक्टेशन उपलब्ध कराएंगे। पहली डिक्टेशन 70 में, दूसरी 80 शब्द प्रति मिनट, तीसरी 90 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। समाज की किसी भी हलचल, गतिविधि या घटना का सबसे तीव्रगामी, सीधा व प्रत्यक्ष प्रभाव जिस स्थायी घटक में दिखाई देता है वह भाषा है। इसलिए कहा जाता है कि समाज ही भाषा की प्रयोगशाला और उसका कार्य स्थल है। कोरोना भी अपने साथ बदलाव के जो दृश्य लेकर उपस्थित हुई है उसकी दुख भरी स्मृतियां जहां लंबे काल तक मानव मस्तिष्क में जिंदा रहेंगी, वहीं भाषा के स्तर पर भी यही महामारी अपना स्थायी प्रभाव दर्ज करा रही है। क्वारंटीन जैसा शब्द आया तो कोरोना के साथ ही पर इस बीमारी के चंगुल में आए लोगों को अलग अलग रहने की हिदायत देते हुए यदि इसकी जगह हमने एकांतवास शब्द का प्रयोग किया होता तो आम आदमी स्वतः समझ लेता कि यह बीमारी रोगी को छूने या पास जाने पर लग जाती है। इसलिए रोगी के लिए एकांतवास का प्रावधान किया गया है। इससे किसी यंत्रणा या प्रताड़ना का भ्रम भी नहीं फैलता। अर्थ या भाव के स्तर पर आइसोलेट क्वारंटीन का सहोदर लगता है। इसमें स्वयं को दूसरों से अलग कर लेने की बात है। आइसोलेट के लिए निर्धारित अवधि तक अलग रहना या अलगाव जैसा पद पहले से प्रचलित है, जिसका प्रयोग करना चाहिए था। इसी तरह एक पद है इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी शब्द का कोशगत अर्थ रोगों से प्रतिरक्षा संज्ञा है और क्रिया में रूपांतरित होकर वह इम्यूनाइज अर्थात प्रतिरक्षित हो जाता है। इसके साथ पावर शब्द की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस भाव को व्यक्त करने के लिए इम्यूनिटी शब्द का व्यवहार चल पड़ा उसकी जगह प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए या बनाए रखने की सलाह ज्यादा संप्रेषित और सहज ग्रह होती। कैंटोनमेंट एरिया दूसरा ऐसा पदबंध है जो अपने आशय में स्पष्ट है कि किंतु जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए यह क्षेत्र बेहद खतरनाक और डरावना है। अंग्रेजी लोग जानते हैं कि इसका अर्थ गंदा, अपवित्र, रोग युक्त और
दूषित है, पर यह अपमानजनक लगता है, इसलिए इस रोग से चिन्हित रहवासियों के स्थान को विशेष संसूचित, सुरक्षित या प्रदूषित क्षेत्र कहकर इंगित कर सकते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का सीधा अभिप्राय सामाजिक दूरी है। ये पदबंध किसी भी रूप में व्यक्तियों की आपसी दूरी का अर्थ नहीं देता, जबकि कोरोना की संक्रामकता के विशेष लक्षण के कारण इसका मूल अभिप्राय यही है। हिंदी में इसे परस्पर दूरी या आपसी दूरी कहकर व्यक्त किया जा सकता था। वायरस शब्द से हमारे यहाँ के लोग कमोबेश परिचित हैं और कोरोना एक वायरस है, यह समझने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किंतु यदि हमने इसे विषाणु के रूप में समझा और समझाया होता तो भाषिक ध्वनि में ही इसका विष से युक्त होना व्यक्त होता, जो लोगों पर ज्यादा असर डालता। डॉक्टर, नर्स, सिपाही, प्रहरी, सफाई कर्मी और अन्य किसी भी रूप में इस महामारी से लड़ने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने वालों को वॉरियर न कहकर कोरोना योद्धा या कोरोना सैनिक ही कहा जाता तो बेहतर अर्थ प्रकट होता। अंग्रेजी शब्द पॉजिटिव, सकारात्मक, गुण दृष्टि या विकास आदि के लिए ज्यादा माना जाता है। स्टॉप। अब आपके लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगा। तैयार रहें। 5 मिनट का डिक्टेशन। तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक चीनी और भारतीय फौज के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान न देकर केवल देश को वस्तु स्थिति से अवगत कराया है, बल्कि चीन को साफ संदेश भी दिया है कि भारत LAC पर यथा स्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी मसले अनसुलझे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया है कि भारत पड़ोसियों के साथ हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय मसलों को सुलझाना चाहता है, मगर पिछले 4 महीने के दौरान देखा गया कि चीन द्विपक्षीय वार्ता में बनी सहमति को नजरअंदाज कर LAC को पार कर यथा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में 1993 और 1996 के द्विपक्षीय समझौतों का भी जिक्र किया है, जिन पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि चीन जानबूझकर भड़काने वाली कार्रवाई कर रहा है।
मसलन 1993 के समझौते में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी पक्ष के सैनिक यदि एलएसी को पार करते हैं तो दूसरे पक्ष की चेतावनी के बाद वे तुरंत लौट जाएंगे, मगर चीनी सैनिकों ने ना तो गलवां और ना ही पैंगोंग त्सो में इसका पालन किया। पहली बार 15 जून को दोनों पक्षों में गलवां में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। दूसरी ओर चीन ने अपने हताहत सैनिकों की बारे में आधिकारिक रूप से भले ही कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन कई स्वतंत्र स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट से साफ है कि उसके कम से कम 60 जवान मारे गए थे। इसके बावजूद चीनी सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात भी पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में सामरिक महत्व की चोटियों तक पहुंचने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और फिर उसके बाद विदेश मंत्रियों की बैठक भी हो चुकी है। ऐसी सारी बैठकों में भारत ने साफ कहा है कि वह शांतिपूर्ण वार्ता के पक्ष में है और यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश को स्वीकार नहीं करेगा। और अब संसद से रक्षा मंत्री ने ठीक ही आश्वस्त किया है कि देश चीन की हर चुनौती से निपटने को तैयार है। यदि आप समझदारी के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो यह ना केवल आपको स्टॉप अब आपके लिए 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगी। तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। संसद का मानसून सत्र बहुत कठिन समय में शुरू हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 24% की गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से मंदी की चपेट में है। औपचारिक क्षेत्र में 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में आजीविका के नुकसान के बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। हम एक ऐसे स्वास्थ्य संकट के बीच फंसे हैं जिसका अंत नहीं दिखता। हम अपनी सीमा पर चीन के साथ विवाद की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिससे टकराव की वास्तविक आशंका है। यह 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो सार्थक बहस की मांग करते हैं। इनमें से हर संकट इतना गंभीर है कि उस पर चर्चा के लिए सरकार अलग से संसद का सत्र बुला ले। जैसा कि अक्सर विपक्ष द्वारा बताया गया है कि चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बुलाया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहस के दौरान यह सुनने के
लिए बैठे रहे कि विपक्षी नेता क्या कहते हैं, जिसमें उनकी आलोचना भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर लड़ रहे सैनिकों को संदेश देने के लिए संसद से एकजुट होने का आह्वान किया। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया में यह कहा कि सरकार चीन पर चर्चा पर जोर नहीं देगी, बल्कि सरकार ने स्थिति पर बयान दिया। वास्तव में सरकार यदि प्रमुख विपक्षी नेताओं और बंद कमरे में बैठक के लिए आमंत्रित करें तो ये अच्छी पहल होगी। इसके जरिए वह उन्हें भरोसे में ले सकती है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ क्या हो रहा है। पहले भी इस तरह की बैठकें होती रही हैं। कोरोना संकट के कारण यह एक मुश्किल स्थिति है जिसमें सांसद संसद भवन में एक साथ जमा हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने शारीरिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया है। फिर भी पहले दिन 25 सांसदों को कोरोना संक्रमित पाया गया। वैसे भी लगभग 200 सांसद इस सत्र में नहीं आ रहे हैं। उनमें से ज्यादातर 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और उनमें से बड़ी संख्या दक्षिणी राज्यों से है। वे लंबी दूरी की यात्रा करने को लेकर आशंकित हैं और दिल्ली आने के बारे में भी, जो फिर से मामले बढ़ने के साथ कोविड राजधानी के रूप में देखी जाती है। ये हाल के अतीत की तुलना में एक ऐसा समय है जब सरकार और विपक्ष दोनों को अपने सभी मतभेदों और कड़वाहटों को भुलाकर एकजुट होने की ज्यादा जरूरत है। अपने अध्यादेशों को कानून में बदलने का सरकार का अपना एजेंडा है। विपक्ष ने अर्थव्यवस्था की स्थिति और रोजगार पैदा करने के बारे में सरकार की योजनाओं पर चर्चा करने का आह्वान किया है, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है। अब आपको प्रतिदिन 70, 80, 90 3 गति में डिक्टेशन दी जाएंगी। डिक्टेशनों का अनुवाद अवश्य करें और लिप्यांतरण के लिए आप हमारे पोर्टल पर जाकर लिप्यांतरण कर सकते हैं।